Hello students, welcome to the physics class। अभी से पहले हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे और समझेंगे। आज के वीडियो के बाद आप ये जान कर पाएंगे कि ईएमएफ ऑफ ए सेल क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या होता है, और सेल को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में और मिस ग्रुपिंग कॉम्बिनेशन में कैसे लगा सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने ईएमएफ के बारे में ये पढ़ा है कि ये एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, लेकिन आज हम जानेंगे और समझेंगे कि ये फोर्स नहीं बल्कि वर्क डन होता है, जिसमें आपका एक चार्ज मूव करता है सेल में इंटरनली। लेकिन इन सब को जानने से पहले हम कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस को और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे एक सेल क्या होता है। अगर आप एक बायोलॉजी वाले को बोलेंगे तो वो बोलेगा इट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ लिविंग, और अगर आप एक केमिस्ट्री वाले को बोलेंगे तो वो बोलेगा इसके अंदर जहाँ पर एक आपकी रिएक्शन होती है दैट इज़ अ सेल। लेकिन अगर हम एक सेल की बात करें, अगर हम फिजिक्स में सेल की बात करें तो सेल है हमारा, ए सेल इज ए डिवाइस विच प्रोवाइड्स द नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू मेंटेन ए कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट इन इट। हम लोगों को मालूम है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट आपका एक वो होता है जिसमें आपके पास एक सोर्स होता है जो कंटिन्यूअस सप्लाई देता है, एक स्विच होता है, एक बल्ब ले लेते हैं या कोई भी एक ऐसी चीज जहां से हम आउटपुट को ले सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर वो की अगर आप उसको जोड़ कर रखेंगे तो हमारी जो करंट है वो फ्लो करती है थ्रू आउट ए गिवन सर्किट। तो सेल उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारी जो सर्किट है उसके अंदर करंट कैसे फ्लो करे, उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन रहे। तो सेल की एक बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे किसी भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो मैंने यहाँ पर एक सिंबल डाला है, पिक्टोरियल सिंबल डाला है एक सेल का। तो अगर आप सिंबल को देख पाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव है, और एक लॉन्गर वर्टिकल लाइन है और एक शॉर्टर वर्टिकल लाइन है। जो लॉन्गर वर्टिकल लाइन है वो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, और जो एक शॉर्टर वर्टिकल लाइन है वो हमारे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल को रिप्रेजेंट करती है। सो इट इज ए सिंबल ऑफ ए सेल, पिक्टोरियल सिंबल ऑफ ए सेल। तो सेल, सबसे पहली चीज हमें ये क्लियर हो गया कि सेल क्या होता है। ये एक वो डिवाइस है जो नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई प्रोवाइड करता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन करने के लिए। तो सेल के सिंबल को आप नोट डाउन कीजिए, कि बहुत सिंपल सा सिंबल है। और इन्हीं जब सेल्स को हम जोड़ते हैं, 2-4 सेल्स अगर हम इकट्ठे ज्वाइन करते हैं तो हमें एक बैटरी मिलती है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर सेल एंड ए बैटरी। सेल इज ए सिंगल, यू कैन से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें है आपका एक पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा, और जो बैटरी होती है जब 2-4 सेल्स को जोड़ा जाता है तो वो हमें बैटरी देती है। अब यहां पर मैंने सेल की डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दी है आपको। अगर अब आप देख पाए यहां पर कि आप सब लोगों ने एक ड्राई सेल देखा है। ड्राई सेल वो जो आप घर पे आप अपनी वॉचेस में डालते हैं, किसी भी एक टॉय को चलाने के लिए यूज करते हैं। तो मैंने उसका ब्रेकअप करके दिया है। तो उसके ऊपर अगर आप देखेंगे वहां पर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर अभी आपके पास एक सेल है तो आप उसको देख सकते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल जिसके ऊपर एक कैप टाइप होती है, और जो आप नीचे की तरफ देखेंगे जहां पे 2 छोटे छोटे सर्कल्स होते हैं, वो आपका पूरा एक सेल कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो सेल के अंदर भी हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको हम एनोड बोलते हैं, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं, और जो उसके अंदर मटेरियल होता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट है इनसाइड द सेल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सेल आपका जो है, आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे आपके फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड द सेल, और जो आउटसाइड द सेल है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अगर आप डायग्राम देखेंगे, एक ग्रे में है और एक ऑरेंज कलर में है,
तो इलेक्ट्रोड जिसको एनोड दिया है आउटर सर्किट में वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, और वहीं अगर हम एरो की बात करेंगे तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपका चार्ज को फ्लो करेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको सेल क्या होता है। तो सेल इज ऑलमोस्ट सेम लाइक जो आप केमिस्ट्री में आप पढ़ते आए हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होते हैं, तो हर एक सेल में केमिकल रिएक्शन होती ही होती है जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होती है। तो यहाँ पर हमने एक उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया है ड्राई सेल का दूसरी डायग्राम में। तो उसमें एक एनोड दिया है जिसको जिंक इनर केस के अंदर रखा गया है, कैथोड है वो ग्रेफाइट रॉड है। अगर आपका कोई एक सेल डेड हो गया हो, उसको अगर आप ध्यान से उसको ब्रेकअप करेंगे या तोड़ेंगे तो वहां देखेंगे आपको एक रॉड सी दिखेगी। तो ये है हमारे एक सेल के बारे में कि सेल क्या है हमारा, जो एक कंटिन्यूअस करंट सप्लाई देनी पड़ती है हमें किसी भी एक सर्किट में, तो सेल वहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जो इंपॉर्टेंट टर्म जो हम सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म जो समझेंगे दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी तक हम इसको समझते आए हैं एक फोर्स है, लेकिन आज और अब हम इसको अपनी इस डेफिनेशन को चेंज करेंगे, समझेंगे ये क्या है। सो ईएम ऑफ ए सेल इज द एनर्जी स्पेंट बाय ए सेल ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मेक इट टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट में, लेकिन करंट तो जो है हमारी नेगेटिव चार्ज से फ्लो करती है। धीरे धीरे करके आगे चल के हम इसको भी क्लियर करेंगे। तो ऐसा कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, अभी हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो बात कर रहे हैं वो हम इनसाइड द सेल की बात करेंगे। सो इट इज अ वर्क डन टू मूव ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड। और इस तरह कह सकते हैं कि यहाँ पर आपने एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट में जब चार्जेस को मूव कराना है तो वहां पर हमारी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगती है। और एक चीज और जो इसमें हमने याद रखनी है, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो कन्वेंशनल करंट हमेशा आपकी कहां से होती है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट योर इलेक्ट्रॉनिक करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो हम यहाँ कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे तो मूव ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर टू कंप्लीट वन साइकिल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सेकंड में वही है, द वर्क डन by a cell to bring a unit positive charge from one terminal to the other terminal of the cell is called electromotive force. So electromotive force is not a force, but it is a work done to move a unit positive charge from one terminal to the other terminal of the cell. तो आपका जो एक सेल है ये कंटिन्यूअस सप्लाई करता रहता है इलेक्ट्रॉन्स को, कंटिन्यूअस सप्लाई करता रहता है चार्ज को, ताकि हमारा जो सर्किट है वो प्रॉपरली काम कर सके। तो ऐसा यूनिट ऑफ ईएमएफ इज वोल्ट और जूल पर कूलम। अभी हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं आपने कि मैथमेटिकल फॉर्म में क्या है। देखिए यहां पर ये जो आप डॉटेड में आप एक डायग्राम देख रहे हैं, ये मैंने इनसाइड द सेल की डायग्राम बनाई है। तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक चीज इसमें आपने याद रखनी है कि ये जो फोर्सेस हैं दीज आर नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात नहीं कर रहे, दीज आर नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। तो अब जब आपको काम करना है टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा इन दोनों के बीच में। एक के पास एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन है, एक के पास कम इलेक्ट्रॉन है, या एक के ऊपर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस ज्यादा हो जाएगा और एक के ऊपर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस कम हो जाएगा। तो ये जो काम करना पड़ता है आपको किसी चार्ज को मूव करने में, उसको हम ईएमएफ कहते हैं या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कंसेप्ट मुझे लग रहा है आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है। इट इज ए वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं, E इज इक्वल टू W/Q। और जो ईएम ऑफ सेल है वो इंडिपेंडेंट होता है किसका, साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल एंड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। ये इन सब का इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता ईएम ऑफ सेल जो होता है आपका यहाँ पर।
अभी की जैसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि और समझा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन जो पॉजिटिव चार्ज को मूव करता है किसी भी एक सेल के अंदर। तो अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की एक डायग्राम बनाई है जिसमें एक सेल लिया है और स्मॉल आर से एक इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने उस सेल की डिनोट की है। अभी हम इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे। और आर जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और के जो है वो की है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है बेसिकली? तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल इन ए ओपन सर्किट। ओपन सर्किट जैसे कि ओपन सर्किट हमारा हुआ कि जिसमें करंट फ्लो नहीं करती, जिसमें आपने की को ज्वाइन नहीं किया हुआ है, दैट मीन्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो जब आपने सर्किट कंप्लीट नहीं किया है, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव नहीं कर रहे हैं, आपके सर्किट को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो वो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द सेल, अक्रॉस द बैटरी, जब आप कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से डिनोट करते हैं या उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। तो ये नोटेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। The potential difference between the two electrodes of a cell in an open circuit when no current is drawn from a cell, it is denoted by capital E। तो ये इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी पे, कैपिटल E को, उसको हम EMF से डिनोट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक एनालॉगी, मैकेनिकल एनालॉगी बनाई है आप लोगों को EMF समझाने के लिए। जैसे कि हमने बोला EMF क्या है, EMF हमने बताया कि जब कोई करंट ड्रॉ नहीं की जाती है तो वो EMF है। तो ये आप जो एक यहाँ पर एनालॉगी देख रहे हैं, जो मैंने मैकेनिकल एनालॉगी बनाई है, एक छोटे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपको। ये जो पूरी एनालॉगी है ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट को डिनोट कर रही है। जो आपके रिजर्वायर्स हैं, यहाँ पे मैंने रिजर्वायर 1 और रिजर्वायर 2 बनाया है और जिसमें पानी फ्लो कर रहा है आपका, जो डॉटेड आप देख पा रहे हैं। और एक M जो है वो मैंने मोटर ली है और मोटर को मैंने रिप्रेजेंट किया है EMF के साथ। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो आपकी फ्लो है, जो आपका पोटेंशियल का फ्लो है, यहाँ जो आपकी करंट का फ्लो है, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है। कन्वेंशनल करंट यही होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर हम ये बात करें तो हायर से लोअर पोटेंशियल है आपका ये जा रहा, लेकिन अब मुझे लोअर से हायर पोटेंशियल पे जाना है तो हम खुद तो नहीं ना जा सकते, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो ऊपर से नीचे लाई जा सकती है, लेकिन नीचे से ऊपर अगर मुझे लेके जाना है तो मुझे एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, एक्स्ट्रा फोर्स लगानी है, या कोई एक एक्सटर्नल सोर्स लगाना है जिससे मैं उस चीज को ऊपर की तरफ भेज सकूं। तो आप देखते जाइए, एरो से हमने रिप्रेजेंट किया है पूरे एक सर्किट को। तो ये जो M है, ये जो मोटर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये आपका सेल या बैटरी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सेल या जो बैटरी है ये कंटिन्यूअस सप्लाई जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स की करता रहता है किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट को, जिससे आपका सर्किट जो है वो कंप्लीटली चलता रहता है। तो EMF जो है आप कह सकते हैं इट इज ए कॉज जो हमारे सर्किट में करंट को थ्रू आउट फ्लो करने में हेल्प करता है। तो हमें अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाना है तो हमें एक चीज लगानी है, एक एक्स्ट्रा चीज लगानी है, जिससे हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीटली चलता रहे और पूरी तरह से वर्क करता रहे। तो वो जो चीज है वो हमने इन द फॉर्म ऑफ मोटर लगाई है इस रिजर्वायर के पानी भरने के लिए, और लेकिन जब हम वो सर्किट में लगाते हैं तो उसमें हम सेल या बैटरी को लगाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर EMF का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा दैट हमें काम करना पड़ता है किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए इन ए गिवन सर्किट। जैसे सेल की हम बात कर रहे हैं तो सेल वो एक फोर्स नहीं है आपके एक सेल के अंदर। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF एक फोर्स नहीं है, आप एक चार्ज, पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कर रहे हैं इन ए गिवन सेल, सो दैट हमारे पास जो सर्किट में जो सप्लाई है वो पूरी की पूरी बनी रहे और हमारा जो डिवाइस है या जो सर्किट है वो प्रॉपरली काम करता रहे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मैकेनिकल एनालॉजी क्या है EMF की। मैकेनिकल एनालॉजी क्या है EMF की? वही है सर्किट में कि जो एक मोटर का काम है आपके किसी एक रिजर्वायर को भरने के लिए।
ताकि वो जो कंटिन्यूअस सप्लाई है लोअर से हायर पोटेंशियल चलता रहे हमारा, जैसे पानी नीचे वाली टंकी से ऊपर वाली टंकी में जाता रहे, उसी तरह से अगर हमें एक सर्किट पूरा अपना बताना है कि हमें कंटिन्यूअस सप्लाई मिलती रहे हमारे चार्जेस की, इलेक्ट्रॉन्स की, ताकि हमारा सर्किट काम करता रहे, तो वो एक सेल या बैटरी देगा। और उसके अंदर काम कौन करेगा? इंटरनल, मतलब ये कॉज है जो प्रोड्यूस कर रहा है आपके इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसको हम ईएमएफ से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नथिंग बट योर वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अभी तक हमने सेल के बारे में जाना, सेल क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करता है हमें, जो कंटिन्यूस करंट सप्लाई करता है। तो उसके अंदर मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म है हमारा ईएमएफ का, जो चार्जेस को कंटिन्यूसली सप्लाई करती रहती है किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उसको प्रॉपरली वर्क करने के लिए। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। मैंने स्टार्टिंग में यही बोला था, हम कुछ डेफिनेशंस को अच्छी तरह से पहले समझेंगे और फिर उसके बाद हम रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे कहाँ कहाँ पे हेल्प करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने सेल के बारे में पढ़ा और ईएमएफ के बारे में पढ़ा। तो ईएमएफ हमने बोला कि वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब कोई भी आपकी क्या कहते हैं करंट फ्लो नहीं करती है किसी भी सर्किट में, तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ होता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप कोई एक सेल ले रहे हैं और उसके ऊपर अगर 9 वोल्ट लिखा है या 5 वोल्ट लिखा है और आपने उसको सर्किट पे नहीं लगाया है, तो आपका वोल्ट मीटर वो पूरी एक फिक्स वैल्यू देगा। लेकिन अभी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल इन द क्लोज्ड सर्किट। इन द क्लोज सर्किट कहने का मतलब ये हुआ, हमने की को ज्वाइन कर दिया। डायग्राम थ्रू आउट आपके इसमें सेम रहेंगी, आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, थ्रू आउट सेम रहने वाला है। लेकिन जो डेफिनेशंस है उसमें फर्क सिर्फ इतना आएगा कि एक में हम सर्किट को क्लोज नहीं कर रहे हैं और एक में हम सर्किट को क्लोज कर रहे हैं, और वो जो इसमें सर्किट को क्लोज कर रहे हैं वो हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल दे देगा। तो जब हमने सर्किट को क्लोज कर दिया, की को क्लोज कर दिया, तो करंट विल फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट, और जब वो करंट फ्लो करेगी तो उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड एज योर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल अक्रॉस द 2 टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, और इसको हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। तो यूनिट्स इसके भी वोल्ट रहने वाले हैं। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, यू कैन से द पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ यूनिट। यूनिट्स के हिसाब से इन तीनों के बीच में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इनके जो सिग्निफिकेंस है वो डिफरेंट है सब में। एक में आप ओपन सर्किट ले रहे हैं, एक में आप क्लोज सर्किट ले रहे हैं, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल ड्रॉप उसमें आएगा वो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल रहेगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्मॉल आर एक कंटिन्यूसली छोटी सी रेजिस्टेंस आपको दिख रही है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप 2 चीजों के ऊपर अपना फोकस रखिए, ईएमएफ ऑफ ए सेल क्या होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल क्या होता है। ईएमएफ वो रहेगा जिसमें आपने कोई भी करंट को ड्रॉ नहीं करना है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जब आपने सर्किट को क्लोज कर दिया, की को क्लोज कर दिया, आपकी जो करंट है वो फ्लो करेगी एक्सटर्नल सर्किट में। आई होप ये डायग्राम क्लियर रहा आप लोगों को। अब यहां से एक इन्फ्रेंस निकलता है हमारे पास कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा ईएमएफ से कम रहेगा। ऑब्वियस है, जब आप करंट फ्लो करेंगे किसी भी एक कंपोनेंट के क्रॉस, कुछ ना कुछ आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। हमने अपने पिछली डायग्राम में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के रखा है, तो उसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा कुछ ना कुछ। तो इसका मतलब कि जो हमारी जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका वैल्यू जो है वो हमेशा कम रहता है ईएमएफ से। तो यहां से 2 चीजें और निकल कर आती हैं। वो क्या निकल कर आती हैं कि ईएमएफ जो है उसके ऊपर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं रहता, क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं करेगी। जब करंट ही फ्लो नहीं करेगी कहीं पे पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगी। और दूसरी चीज ये निकल के आती है कि जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या रहेगी। तो ये 2 चीजें जो आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि ईएमएफ के ऊपर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं रहता,
और जो टर्मिनल पोटेंशियल है उसका वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो यहां पर एक सिंबल टाइप बनाया है, सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर रिप्रेजेंट किया है मैंने ई और आर के साथ। तो आप इसको देखिए अच्छी तरह से, क्योंकि आगे हम जितनी भी नोटेशंस यूज करेंगे हम ऐसे ही यूज करने वाले हैं, ताकि ये जो एक सेल है आपका, सेल खाली आपकी दो वर्टिकल लाइंस नहीं है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है जो एसोसिएट करती है आपके एक सेल के साथ। यहां तक आपको समझ आया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और ईएमएफ क्या होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट क्लोज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, और ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल जब कोई भी करंट ड्रॉ नहीं की जाती। और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो हमेशा ईएमएफ से कम रहता है। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी यहां से। अब हम रिलेशनशिप निकालेंगे ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में अभी बोला कि आपकी जो डायग्राम है उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है, सेम रहने वाली है थ्रू आउट। तो आपकी वो जो दो डायग्राम आपने जो पीछे पढ़ी उनको अभी जरा रिफ्रेश कर देते हैं आपके लिए हम। तो वहां पर V था हमारे पास डायग्राम में, यहाँ पर ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिफरेंट तरीके से डिनोट किया है। तो देखिए जरा सेम डायग्राम। तो मैंने आपको बोला था कि अब जो सेल की जो नोटेशन बनेगी वो सेल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगी। तो ऊपर वाली अगर आप जो फर्स्ट डायग्राम देखेंगे जो हमने ग्रीन कलर से बनाई है, तो उसमें आप देखिए की इज ओपन। व्हेन की इज ओपन दैट मीन्स नो करंट इज ड्रॉइंग थ्रू इट। और जब हम उसके क्रॉस कोई वोल्ट मीटर या कोई रीडिंग लेने के लिए लगाएंगे तो वो हमें ईएमएफ की वैल्यू देगा। सो दैट मीन्स नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। जो पोटेंशियल की वैल्यू है, जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल है, वो ही है ईएमएफ, वो रहेगा। अब वहीं से हम फिगर 2 पे आ जाते हैं। तो जब हम फिगर 2 पे आ जाते हैं तो उसको हमने ब्लू कलर से डिनोट किया है। तो अब देखिए उसमें की क्लोज्ड है, और जब की क्लोज हो गई तो हमारा ईएमएफ का जो कंसेप्ट था वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में आ गया। अब वहां पर V लिख दिया हमने, क्योंकि हमने अभी पीछे नोटेशंस दी थी ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को, कि ईएमएफ जो है वो E है, कैपिटल E से डिनोट करते हैं, और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। तो जब आपने की क्लोज की तो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और जब आपने की ओपन रखी तो ईएमएफ आ गया। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को यहाँ तक कि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है। एक में की ओपन रखनी है और एक में की क्लोज रखनी है। तो फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द सेल दैट इज ईएमएफ जब आपने सर्किट ओपन रखा है, और फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द सेल जब आपने सर्किट क्लोज रखा है तो वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। डायग्राम एक बार फिर से आप अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं कर लीजिए, ये बहुत सिंपल डायग्राम है। एक डायग्राम हम याद रखेंगे तो बाकी की बाकी हमें खुद ब खुद याद रहेंगी। अब हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। तो हमने कंसीडर किया एक सेल जिसकी ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और उसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से। दोनों फिगर्स में सेम रहेगा। तो पहला केस क्या रहेगा, व्हेन की इज ओपन, तो भाई कोई करंट नहीं ड्रॉ होगा तो ईएमएफ ही रहेगा। तो जब की ओपन नहीं है तो कोई करंट नहीं ड्रॉ की जा रही है तो ईएमएफ रहेगा। तो हमारी फिगर 1 वैसी रहेगी। पर सेकंड में क्या है, जो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। और जब कभी भी करंट कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है तो रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट होती हैं, ये हमें जानकारी है इस चीज की। और जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है तो रेजिस्टेंसेस जो है वो पैरेलल में कनेक्ट होती है। अब टोटल रेजिस्टेंस ही आ गया। अब हमने क्या किया, हमने की को क्लोज कर दिया। जब हमने की क्लोज कर दी तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा वो। तो सबसे पहले हम करंट की वैल्यू निकालते हैं। करंट इज गिवन बाय V बाय R होता है, तो यहाँ पे V के बजाय E लेंगे क्योंकि ईएमएफ ऑफ द सेल है, डिवाइडेड बाय R प्लस R। ठीक है, और सिंपल मैथमेटिकल नोटेशन है, R प्लस R को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, IR प्लस IR आ गया, वेयर कैपिटल R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस।
ठीक है जी। और जो टर्मिनल पोटेंशियल रहेगा आपका ऑफ द सेल इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। मतलब जो उस रीडिंग की वैल्यू आपके उन दो पोटेंशियल दो टर्मिनल्स के अक्रॉस आएगी सेल के, वही रीडिंग की वैल्यू आपकी आएगी जब आप उस रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपना एक वोल्ट मीटर रखेंगे रीडिंग नोट करने के लिए। तो वो हमारे पास हो जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। तो ये सेकंड बन गई हमारी। तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं। तो इक्वेशन जो 1 है वो बन जाएगी E माइनस आई आर, बिकॉज कैपिटल I इंटू आर इज V। तो जब हमने वो किया तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन योर EMF एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा लेस होता है EMF के, क्योंकि EMF से आप वो चीज को माइनस कर रहे हैं, तो V माइनस E रहेगा। तो एंड V इज लेस देन E, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन E। और अभी हम बात कर रहे थे कि अगर सर्किट ओपन है, जब सर्किट ओपन है नो करंट विल फ्लो, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एज योर EMF ऑफ द सेल इन एन ओपन सर्किट। In an open circuit, your potential difference is equal to your EMF of the cell. But in case of your open circuit, your potential difference is equal to EMF of the cell. But in case of your closed circuit, your potential difference is less than the EMF of the cell. तो ये दो तीन चीजें जो हमने अच्छी तरह से याद रखनी है और समझनी है। पहली चीज कि EMF जब तब होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट ओपन होता है। जब हम उसी सर्किट को क्लोज करते हैं तो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तीसरी चीज कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा लेस देन आपके EMF के रहेगा। और दूसरी बात, और जो रिलेशनशिप हमारे पास आएगा वो आएगा V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो यहां से हमें ये क्लियर हो जाता है कि जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल है वो हमेशा EMF से कम होता है। और अगर हम उसी सर्किट को ओपन कर देंगे, हमारा जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो EMF के बराबर हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको ये सब चीजें क्लियर हुई होंगी। EMF क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अभी तक हमने EMF के बारे में जानकारी देख ली, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देख लिया। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ये एक थर्ड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे आज के टॉपिक में। तो अभी तक हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है। रेजिस्टेंस होती है ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या होता है। जिस तरह से हमारी रेजिस्टेंस किसी भी एक मटेरियल में इस वजह से आती है क्योंकि उनका कोलिजन बिटवीन योर पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स रहता है, या कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स रहता है। उसी तरह से जब हम अपनी फर्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं सेल की, जिसमें हमने बोला था कि एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसमें करंट फ्लो करती है हमारी एनोड टू कैथोड और कैथोड टू एनोड, आयंस मूव करते हैं। इसका मतलब जब वो भी मूव करते होंगे तो वो भी आपस में कहीं ना कहीं पर कोलाइड करते होंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस से अगर हम उसको आसान भाषा में या आसान शब्दों में समझना चाहें तो ये भी एक ऑपोजिशन आ गया। इट इज द ऑल्सो द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं या डेफिनेशन समझते हैं तो हम बोलते हैं द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो वही बात आ गई कि जब इलेक्ट्रोलाइट में आपके करंट फ्लो करता है तो वो जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। तो जो स्मॉल आर है, अब कैपिटल आर और स्मॉल आर में डिफरेंशिएट करना है हम लोगों को। कैपिटल आर इज द रेजिस्टेंस फॉर योर, यू कैन से द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपने एक सेल के अक्रॉस लगाई है, और स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जो एक सेल के अंदर एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, जो उसका इलेक्ट्रोलाइट उसको ऑफर करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन nature of the electrodes, distance between the electrodes, area of the electrodes immersed in the electrolyte
and the conductivity of the electrodes. तो ये चीजें आप लिख लीजिए. The opposition offered by the electrolyte of the cell to the flow of current through cell is called internal resistance of the cell and it is denoted by small r. अभी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को देखा, ये वो क्या होता है. ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट रहता है और हम उसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से. तो अब हम इसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस होती क्या है. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि डायग्राम जो थ्रू आउट है वो सेम रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे आपके डायग्राम में, सिर्फ सेम डायग्राम है और हमने स्मॉल आर से यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस को डिनोट किया हुआ है. और जब हम की क्लोज करते हैं तो करंट सर्किट में से ड्रॉ होती है. तो इसमें ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल वही सेम एक्सप्रेशन जो हमने अभी पीछे डिराइव किया वो सेम थ्रू आउट रहने वाले हैं, कोई चेंजेस नहीं आने वाली हैं, सिर्फ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन रहेंगी सिंपल मैथमेटिक्स में जो हम उसको समझ पाएंगे. तो यहाँ पर हमने एक सेल लिया है जिसका ईएमएफ ई के बराबर था. फिगर अपने माइंड में वही पुरानी बिल्कुल वैसी ही चल रही है. टोटल रेजिस्टेंस इसमें जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस आर. और करंट जो है वो ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा जिसको हमने इक्वेशन 1 से डिनोट किया हुआ है. और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर जो है करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस. और हमें मालूम है कि टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, ई माइनस आई आर. अभी हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन डिराइव किया और हमने बताया कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका फॉलो पोटेंशियल हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर. तो V इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा यहाँ पर. और जो हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड है तीनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे या मॉडिफाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट रहेगा वो स्मॉल रेजिस्टेंस का आएगा ई आर बाय वी माइनस आर इज इक्वल टू ई बाय वी माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय आर. तो यहाँ पे रेशियो ऑफ योर ईएमएफ डिवाइड बाय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय आर. So this is the expression for your internal resistance of the cell. एक बार फिर से देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि करंट सब कुछ सेम है, कोई चेंजेस नहीं आएंगी, सब कुछ वैसे ही रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. सिर्फ जो थोड़ा सा मैथमेटिकल का जो हमारा पार्ट है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है वो यहाँ पर आ जाएगा. फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड करेंगे और हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी. तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्मॉल आर है वो इक्वल टू है रेशियो ऑफ ई बाय वी माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट. बट कौन देगा ऑब्स्ट्रक्शन, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल. और वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोड्स कितने हैं, कितना इमर्स है इलेक्ट्रोड उसके अंदर, वो सब चीजें उसमें हमारे को आएंगी. तो टोटल रेजिस्टेंस सेम रहने वाला है. आई होप आपको ये समझ आया होगा. डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने ईएमएफ के बारे में पढ़ा और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा और उसमें हमने कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए थे. इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा तो उसमें हमने कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए थे. सबसे पहला इन्फ्रेंस हमने ये ड्रॉ किया था कि ईएमएफ के ऊपर आपकी जो सेल की जो वैल्यू है वो सेम रहती है अगर आपका सर्किट ओपन हो. और टर्मिनल पोटेंशियल के केस में अगर हम करंट ड्रॉ करते हैं तो हमारी जो वैल्यू है, जो हमारा चेंजेस होती हैं वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू ईएमएफ जब भी हम सर्किट क्लोज करते हैं या स्विच से हम करंट को अलाउ करते हैं टू मूव. तो यहाँ पर मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया है आप लोगों के लिए. आई होप ये आप सबको क्लियर होगा, विजिबल होगा. इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी रहे. तो यहाँ पर एक सेल लिया है मैंने, उसको कंपोनेंट वाइज दिखाते हैं. एक सेल है 10 वोल्ट का और एक उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 5 ओम. ये मैंने खुद सेट किया है आपको समझने के लिए. और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दी है 5 ओम की. और अब हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में ले आते हैं. ये आ गया हमारे पास सिंबल फॉर्म में. तो अभी आप देखिए स्विच ओपन है. हमारा जो ईएमएफ होगा अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल
अगर हम उसकी रीडिंग नोट करेंगे वो हमें 10 वोल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि बिकॉज नो करंट इज फ्लोइंग ओवर देयर, तो ईएमएफ जो है वो सेम थ्रू आउट उसकी वैल्यू रहने वाली है। तो हम यहाँ पे एक वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर ले आए हैं, तो हम यहाँ पे कंपोनेंट पे रखते हैं और ये इसको यहाँ नोटिस और यहाँ पे इसकी रीडिंग मेजर करके देखते हैं कि क्या आता है। और अब आप देखिए इट इज 10 वोल्ट। तो यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कोई रोल प्ले नहीं कर रही है आपकी, जब आप यहाँ पर स्विच को ओपन करके रखा है, आपने स्विच बंद नहीं किया है। तो इसका मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल हमें वो पूरी वैल्यू देगा, एक्यूरेट और टोटल वैल्यू देगा जो हम अपने एक सेल के स्पेसिफिकेशन पे वहां दी गई है। ठीक है जी। तो यहां से हमारे को ईएमएफ का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ईएमएफ क्या होता है, कि जितनी भी हमारा काम करना पड़ता है सेल को, या उसको करंट मूव करनी है, लेकिन करंट तब मूव करेगी जब आपका स्विच क्लोज होगा। अभी स्विच ओपन है, तो जब हम कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है अक्रॉस योर सेल इज कॉल्ड एज योर ईएमएफ ऑफ दैट सेल। अब हम क्या करते हैं, स्विच ओपन कर, स्विच को क्लोज कर देते हैं। स्विच क्लोज किया, अब ये 5 वोल्ट आ गई। अब 5 वोल्ट आ गई तो इसका मतलब देयर इज सम चेंजेस, और ये जो 5 वोल्ट है दिस इज कॉल्ड एज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। अब इसमें मैंने आपको बोला था कि जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसके ऊपर आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों का फर्क रहता है। अगर हम जब हमने स्विच ओपन किया था तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है उस पर, देखिए वो 10 वोल्ट की वोल्ट रह रही है, तो वो तो हम एक सेल के क्रॉस ले रहे हैं। अगर आप सिंबल को देखें, सेल था और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस थी, तो वो एक सेल का सिंबल था, तो वो 10 वोल्ट ही दे रहा है हमें। लेकिन जो ही हमने सेल स्विच को क्लोज किया हमारी वोल्टेज डिक्रीज हो गई। तो इसका मतलब कि करंट की वैल्यू में कुछ फर्क आया, जिसकी वजह से हमारी रेजिस्टेंस जो इसमें रोल प्ले किया, तो वोल्टेज में भी ड्रॉप आया। तो वोल्टेज में ड्रॉप क्यों आया? अब यहाँ पर आप देखिए जो सेल के साथ जो रेजिस्टेंस है दैट इज 5 ओम और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 5 ओम, दे आर बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास? टोटल रेजिस्टेंस होगी हमारे पास 10 ओम। तो जब वो 10 ओम हो गई हमारे पास, तो व्हाट विल बी द करंट? करंट विल बी योर V by R. V is 10, resistance is 10, तो करंट इज 1 एम्पेयर। आई होप आप समझ पा रहे हैं, करंट इज 1 एम्पेयर। जब करंट 1 एम्पेयर है तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अवर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ द सेल? द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ द सेल इज V is equal to E minus IR. V is terminal potential difference, E is EMF 10 volt, minus current is 1 ampere and internal resistance is 5. 10 minus 5 is 5. So you're getting my point? दोबारा इसको देखिए, टोटल रेजिस्टेंस इज 10 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस इज 5, और V क्या होता है? EMF माइनस करंट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, और EMF है 10, करंट की वैल्यू आएगी 1 एम्पेयर और इंटरनल रेजिस्टेंस है 5, और जब हम 10 में से 5 को करेंगे तो वो हमारी वो 5 वोल्ट ही रह जाएगी। तो यहाँ से हमारे को एक छोटी सी सर्किट बनाने से, डायग्राम से हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा जो ईएमएफ है वो क्या होता है? टोटल वोल्टेज या टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू इट, दैट इज 10 वोल्ट। और टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है कि जब भी हम करंट को ड्रॉ करेंगे, हमारा जो होगा, जो अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल होगा पोटेंशियल, वो लेस होगा एज कंपेयर टू योर ईएमएफ ऑफ द सेल। एक बार फिर से आप देख लीजिए वैल्यूज को कि कैसे आएगी वो। अब हम देखेंगे कि सेल्स को हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो सबसे पहला जो आज हम अभी पढ़ेंगे दैट इज सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जब भी हम सेल्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो उनका एक एंड और दूसरे एंड जो होते हैं वो बैक टू बैक ज्वाइन रहते हैं, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। अगर हमारा सेल पॉजिटिव एंड से स्टार्ट होगा तो वो नेगेटिव एंड पे जाकर ही फिनिश होगा। तो इसका मतलब कि सेल्स तब बैक टू बैक, जब भी आप उनको ज्वाइन करोगे, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब जब हम सेल्स को सीरीज में ज्वाइन करते हैं तो हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है।
सबसे पहली चीज कि जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होगा वो सम ऑफ इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंसेस के होगा। अब जब भी हम सेल लेते हैं तो उसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस लेते हैं, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल्स भी सीरीज में कनेक्टेड हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में कनेक्ट होगी। जब वो सीरीज में कनेक्ट होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपकी उसी तरह से ऐड अप होंगी जैसे आपकी रेजिस्टेंस इन सीरीज में कनेक्ट होती हैं, जैसे वो ऐड अप होती हैं। दूसरी बात, जो करंट रहेगा थ्रू आउट द सर्किट वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी, और जो टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी होगा वो सम ऑफ द इंडिविजुअल ईएमएफ ऑफ ईच सेल होगा। कहने का मतलब कि इसमें ईएमएफ हमने बराबर लिया है और जो सम होगा वो भी सीरीज जैसे रेजिस्टेंस ऐड होती हैं वैसे ही वो ऐड अप होगा। चलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं, ये आ गई आपके पास सर्किट डायग्राम। ध्यान से सर्किट डायग्राम को देखिए। मैंने सबसे पहले क्या बोला कि जो ईएमएफ है वो सबके बराबर है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सबकी बराबर है, और वो बैक टू बैक जॉइन है। पॉजिटिव एंड से शुरू हुए तो नेगेटिव पे खत्म हो गया। तो इसी तरह से, और वो जो पूरा सेटअप है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ कनेक्टेड है। अब हमने नीचे उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया है। तो जब मैंने स्टार्ट किया है ये सीरीज कॉम्बिनेशन, तो मैंने आपको ये बोला कि जो आपकी रेजिस्टेंसेस हैं सीरीज में कनेक्ट होंगी नॉर्मली जैसे वो होती हैं, और जब हम सीरीज में रेजिस्टेंसेस को, इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड अप करेंगे तो वो R प्लस R चलता जाएगा, n टाइम्स R होगा तो वो NR हो जाएगा। तो NR हमने यहाँ पे लिख दिया है। और उसी तरह से जब हम EMFs को जब ऐड अप करेंगे तो वो भी हमारा R प्लस होता जाएगा, सॉरी R प्लस R नहीं, E प्लस E होता जाएगा। तो n टाइम जब हम उनको ऐड अप करेंगे तो वो NE हो जाएगा टोटल हमारे पास। तो जब टोटल NE और NR वो जो है वो आपका इक्विवेलेंट सर्किट आ गया, और उसके बाद जो कनेक्शन है वो सारा आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्टेड है। ये है आपकी सर्किट डायग्राम जब आप सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। सेल्स आर कनेक्टेड बैक टू बैक और उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है, उनके ईएमएफ भी बराबर हैं, और जो उनका इक्विवेलेंट सर्किट है वो हमने एक सिंगल सेल NE करके और सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस NR करके जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्टेड है वो शो कर दिया है। अब सेम चीज जो हम बोल रहे थे, N सेल्स आ गए जिनका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा NR के बराबर, दैट इज सम ऑफ इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंसेस। और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा, बिकॉज दे आर इन सीरीज, क्योंकि करंट कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है तो R प्लस NR हो जाएगा। और इफेक्टिव ईएमएफ NE के बराबर सम ऑफ इंडिविजुअल ईएमएफ, और जब हम करंट निकालेंगे उसमें से तो दैट इज V अपॉन R होता है। तो यहाँ पे V की जगह E है तो NE आ जाएगा, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R प्लस सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज NR के बराबर। क्लियर है, सिंपल है, कोई परेशानी की बात नहीं है। टोटल रेजिस्टेंस देखना है किसके बराबर है, और टोटल ईएमएफ देखना है, और वहां से हमने करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस आते हैं कि हम इस कॉम्बिनेशन में किस तरह से मैक्सिमम करंट को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ज़्यादा लेते हैं या बहुत लार्ज रखते हैं, बहुत ज़्यादा रखते हैं एज कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो हमारी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो निगलेक्ट हो जाएगी, और जो करंट होगी वो n टाइम्स सिंगल सेल ऑफ करंट के बराबर मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर एक सेल हमें 1 एम्पेयर करंट दे रहा है, तो अगर हमने 50 सेल लगाए हैं तो वो हमें 50 एम्पेयर करंट देगा। तो ये एक पहला केस है जो हमें याद रखना है कि सीरीज के केस में अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं एज कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हमारे पास जो करंट होगी वो n टाइम्स द सिंगल सेल जो होगी वो मिलेगी। केस नंबर 2 है कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है एज कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो R को हम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट कर लेंगे, और वहां पर जो हमारे को जो करंट मिलेगी दैट इज ड्यू टू ओनली ए सिंगल सेल।
तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कम रखा है और इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा दी है तो आपकी जो करंट होगी वो आपको सिर्फ एक सेल के बराबर की मिलेगी। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहां से हम क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि द मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो अगर हमें मैक्सिमम करंट ड्रॉ करनी है फॉर ए सीरीज कॉम्बिनेशन तो हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ाकर रखना है एज कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये चीज हमारे एंट्रेंस में भी हेल्प करेगी, हमें कॉम्पिटिटिव में भी हेल्प करेगी कि सीरीज से अगर हमें मैक्सिमम करंट चाहिए तो हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कम रखना है या ज्यादा रखना है। तो इससे हमें ये ड्रॉ कर सकते हैं कि हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ज्यादा रखना है एज कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में जब हम उसको ज्वाइन अप करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आ गया हमारे पास सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जब हम सेल्स को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, जब पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट होंगे और नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट होंगे एट ए गिवन पॉइंट, एक पॉइंट पे कनेक्ट है और एक अदर पॉइंट पे कनेक्ट है, तो यहां पर तो हम कहते हैं सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इस केस में भी आपका ईएमएफ जो है वो बराबर रहेगा, लेकिन जो करंट है, जो एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट चल रही है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। और जो हम इंटरनल रेजिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंसेस यहाँ पर वैसे ही एडअप होंगी जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस एडअप होती हैं। तो ये सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसे हम रेजिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज के केस में वैसे रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंसेस एडअप हो रही थी जैसे सीरीज रेजिस्टेंस होती हैं, और पैरेलल के केस में भी वो वैसे ही एडअप होंगी जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस होता है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक पॉइंट पे कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे कनेक्टेड है, और जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सब जगह, और इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर के बराबर है, स्मॉल आर। तो एम सेल्स हैविंग ईएमएफ ई आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो 1/r + 1/r + 1/r, तो m टाइम्स r हो जाएगा, तो m/r हो जाएगा, और जब हम उसको रेसिप्रोकल लेंगे उसका तो वो हमारे पास r/m के बराबर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। उल्टा करना है, रेसिप्रोकल लेना है उसका हमने, तो ये r/m। अब ये आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो इक्विवेलेंट में मैंने यहाँ पे NE या ME नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि जब कभी भी हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू आउट सेम रहता है। तो इस केस में भी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टू एंड्स रिमेन्स द सेम, दैट इज E, इट विल नॉट चेंज अप। और जो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ली है वो r/m कर दिया है, m/r जो था r/m हो गया हमारा। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज r/m और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज r + r/m, इफेक्टिव E है। और जब हम सिंपल मैथमेटिक्स I निकालेंगे दैट इज E/r + r/m रहेगा, और जब हम एलसीएम लेंगे तो m ऊपर चला जाएगा और नीचे mr से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, एक बार फिर से देख लीजिए, डायग्राम इक्विवेलेंट देख लीजिए। तो जब कभी भी आप ये सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएं तो उसका एक इक्विवेलेंट बना लें। जब आप इक्विवेलेंट बना लेंगे आपको उसको भी कभी भी सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। देख लीजिए, अब इसके भी स्पेशल केसेस। अब इसमें तो दूसरी तरह से है, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस तो MR कैन बी निग्लेक्टेड। तो हमारे पास M टाइम्स करंट आएगी एक सेल की। तो पैरेलल में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कम रखना है एज कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन सीरीज में क्या था, उल्टा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ज्यादा रखना है एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस। और दूसरा केस है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो हमें करंट कम मिलेगी। तो सब कुछ उल्टा है, वैसा ही है। इंटरेस्टिंग सी चीज है कि जब करंट आपकी कम हो गई कि आपने इंटरनल रेजिस्टेंस को कम रखा है एक्सटर्नल से, तो सिमिलर टू दैट इन पैरेलल हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कम रखना है एज कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कंक्लूड क्या करेंगे हम यहाँ से
द मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स if the external resistance is very small as compared to the internal resistance. Series में what we have to do? We have to increase the external resistance, and in case of your parallels we have to decrease the external resistance. तो ये है दो कॉम्बिनेशन. अब इसी तरह से अगर हम उसको मिक्स ग्रुपिंग में रख देते हैं, ये देख लीजिए सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन, n सेल्स हमने लगाए हैं और m रोज है हमारे पास, n cells and m rows connected to the external circuit. तो देख लीजिए n cells हैं, कितनी है, 3 रोज हैं, 3 नहीं m रोज हैं, वो n दिखाई दे रहा है, m है बल्कि m रोज है वहां पर हमारे पास. और जब हम इसका इक्विवेलेंट अभी देखते हैं तो टोटल ईएमएफ ऑफ सेल इज NE, इंटरनल रेजिस्टेंस NR. अब NR जो है वो एक रो का है, 2 रो का नहीं, एक रो का है. समझ रहे हैं बात को? तो जब सबको ऐड अप करोगे अप टू m टाइम्स तो वो m/nr बन जाएगा, क्योंकि हम n सेल्स ले रहे हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन हर एक के ऊपर लगेगा तो NE सेम रहने वाला है. और जब वो सीरीज कॉम्बिनेशन सब में लगेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस पहले उनकी सीरीज में ऐड अप होंगी एक रो की, और जब बाकियों की ऐड अप होंगी तो वो m टाइम्स ऐड अप होंगी, तो बन जाएगा m/nr, और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस जो है nr/m हो जाएगी. क्लियर है? ये देखिए मैंने यहां पे इक्विवेलेंट बना दिया है. NE आ गया आपका इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट ईएमएफ, और nr/m आ गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस इज R + nr/m. तो टोटल करंट वैसे ही रहेगा, सब कुछ वैसा ही, कोई चेंज नहीं. लेकिन हमने नीचे जो हमारा जो डिनोमिनेटर है उसको सिंप्लीफाई किया है mr + nr को. mr + nr को मैंने √mr माइनस √nr का होल स्क्वायर करके सिंप्लीफाई किया है. तो जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे दैट विल कम अप द सेम, कोई चेंजेस नहीं रहेंगी उसमें, सब कुछ वैसे का वैसे ही रहने वाला है. सो नो चेंज विल कम अप ओवर देयर. तो द करंट विल बी मैक्सिमम इफ mr = √nr. तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो n टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय m, जितने आप सेल उसको पैरेलल में रखना चाहते हैं. तो हर एक के केस में, सीरीज के केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, पैरेलल के केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए. तो इस केस में हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ये कॉम्बिनेशन nr/m का कॉम्बिनेशन बना के चलना है ताकि हम मैक्सिमम करंट को उसमें ड्रॉ कर सकें. तो अभी तक के जो हमने इस वीडियो में हमने देखा ईएमएफ क्या है. तो ईएमएफ का जो हमारा कंसेप्ट था फोर्स का वो चेंज हो गया, व्हिच इज वर्क डन. अब ईएमएफ कब होता है? जब हम करंट को ड्रॉ नहीं करते सर्किट, और जब हम सर्किट में से करंट को ड्रॉ करते हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है. और वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब हम किसी भी सेल को यूज करते हैं तो उसके अंदर एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. बिफोर कंक्लूडिंग मैं आपको एक चीज बता दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये चारों के यूनिट वोल्ट है, इन चारों की यूनिट वोल्ट है. लेकिन यहां पर इनके काम अलग. ईएमएफ का केस है वर्क डन जब आप करंट ड्रॉ नहीं कर रहे. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का है जब आप करंट ड्रॉ कर रहे हैं. वोल्टेज क्या है? जो एक सेल की एक स्पेसिफिकेशन है जब आप सर्किट में लगा रहे हैं. और पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट, दैट इज पोटेंशियल. और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जो पोटेंशियल ड्रॉप किसी भी एक कंपोनेंट के क्रॉस आएगा जब आप कोई भी उस कंपोनेंट को सर्किट में यूज करते हैं. तो ईएमएफ याद रखिएगा इज ए कॉज, पोटेंशियल डिफरेंस इज एन इफेक्ट. वो जो कॉज है उसका इफेक्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, जो कंटिन्यूअस सप्लाई देता है हमें किसी भी सर्किट में उसको मूव करने के लिए. आई होप आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे. ईएमएफ क्या होता है, मैकेनिकल एनालॉजी ऑफ ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और सेल्स को हम किस तरह से कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं, सीरीज, पैरेलल, उस सब तरीके से.